एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए.के. तिवारी भाग 2 का चैप्टर 13 के बारे में। इससे आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विघटन मतलब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा मैंने 1 से लेकर 12 चैप्टर तक सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना दी है, ए.के. तिवारी बुक पार्ट 2 के नाम से। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विघटन के बारे में, मतलब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। समाज का विघटन किस प्रकार से होता है ये जानेंगे। सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। सामाजिक विघटन समाज के रोगग्रस्त अवस्था को कहते हैं, मतलब जब समाज बीमार हो जाता है, जब किसी कारणवश समाज के अंगों में सामंजस्य नहीं रह पाता, सामाजिक एकता भंग होने लगती है, तो यह स्थिति सामाजिक विघटन कहलाती है। सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जो हमेशा समाज में उपस्थित रहती है। इलियट और मेरिल के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इसे आप लर्न कर लीजिएगा। देन लैंडिस के शब्दों में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना, विसंगतता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। न्यूमेयर के अनुसार जब समूह का एक मत तथा उसके उद्देश्य की एकता भंग हो जाए, सामाजिक संरचना का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाए और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाए, तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। थॉमस और नेन्की के अनुसार सामाजिक विघटन जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में, थॉमस और नेन्की ने कहा अध्ययन किया था, यूरोप और अमेरिका में पॉलिश किसानों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? पॉलिश किसानों का। ने विघटन के संबंध में लिखा कि सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के मौजूदा नियमों के प्रभाव को कम होना है। पेरिस के अनुसार सामाजिक विघटन मानवीय संबंधों के प्रतिमानों और कार्यों में पड़ने वाली बाधा का नाम है। लेपियर और फर्न्सवर्थ के अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। गिलिन और गिलिन के शब्दों में सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सामाजिक ढांचे तथा विभिन्न तत्वों के बीच ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना है जो समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है या समूह के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इतनी गंभीर बाधाएं उत्पन्न करता है कि इससे सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। सेथना के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक संबंध लगभग नष्ट होने लगते हैं तथा सहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। अब हम जानेंगे सामाजिक समस्या व सामाजिक विघटन में डिफरेंस। समाज के अंगों द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को ना करना जिससे संगठन कमजोर होता है, विघटन कहलाता है। जब किसी समुदाय में एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं, तो सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है। समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में जिन तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है वही सामाजिक समस्या कहलाता है। सामाजिक समस्या समाज के विशेष पक्षों से संबंधित है, जबकि सामाजिक विघटन समाज के प्रत्येक पक्ष या संपूर्णता से संबंधित है। सामाजिक समस्या सामाजिक विघटन को जन्म देती है। इस प्रकार सामाजिक विघटन का तात्पर्य समाज के प्रत्येक अंगों का एक दूसरे से संबंध खराब होना है। अब हम जानेंगे सामाजिक विघटन के सिम्टम्स मतलब लक्षण के बारे में। एक मत का ह्रास मतलब एक मतता का ह्रास होता, यूनिटी डिग्रेड हो जाती है, तब क्या सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। देन है सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना, व्यक्तिवाद पर जोर देना, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, रूढ़ियों व संस्थाओं का संघर्ष, कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण, परिस्थिति तथा भूमिका की अनिश्चितता, सामाजिक परिवर्तन की तेज गति।
सामाजिक विघटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम इन तीनों प्रकारों के बारे में जानें। पहला है व्यक्तिगत विघटन, मतलब पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अपराध, बाल अपराध, हत्या, शराबवृत्ति, जुआ, वेश्यावृत्ति, पागलपन, मानसिक रोग, आत्महत्या, यौन अपराध आदि व्यक्ति विघटन के उदाहरण हैं। मावर की पुस्तक है डिसऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड सोशल। इसमें इन्होंने व्यक्ति विघटन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है सृजनात्मक व्यक्ति विघटन, मतलब क्रिएटिव पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऐसे व्यक्ति अति संवेदनशील, अति भावना के कारण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें समाज की परंपराएं, मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान तथा विचार बेकार या अनुपयोगी लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से पृथक समझते लगते हैं, जिसे समाज द्वारा अमान्य कर दिया जाता है। अति संवेदनशील होने के कारण इनके अहम को चोट पहुंचती है। ऐसे व्यक्तियों में सुधारक, रिफॉर्मिस्ट, विद्रोही, रिबेल्स, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनिस्ट, असहयोगी व्यक्ति, नॉन कन्फॉर्मिस्ट सम्मिलित हैं। व्याधिकीय व्यक्ति विघटन, मतलब पैथोलॉजिकल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। मावर के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तित्व में वैसे लोगों को सम्मिलित करते हैं जो शारीरिक दुर्बलताओं, मानसिक दोषों या स्नायुविक विकार के शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जैसे विकलांग व्यक्ति। अब दूसरा है सामूहिक विघटन, मतलब कलेक्टिव डिसऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत संपूर्ण समूह को विघटन का सामना करना पड़ता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला है पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। इलियट और मेरिल का कहना है कि पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है पारिवारिक तनाव। इलियट के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तनाव, मतलब प्राइमरी टेंशन। जब पति और पत्नी में वैचारिक मतभेद के चलते संबंध प्रभावित होने लगते हैं, जिससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, तो इसे प्राथमिक तनाव कहते हैं। द्वितीयक तनाव, सेकेंडरी टेंशन। आर्थिक कारणों से परिवार में होने वाले तनाव को द्वितीयक तनाव कहा जाता है। लेमट ने 1951 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी में विचलन को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक विचलन, मतलब प्राइमरी डेविएशन। इस प्रकार के विचलन के लिए समाज में कोई दंड नहीं मिलता है, क्योंकि विचलित व्यक्ति प्रकरण में ही नहीं आता है। द्वितीयक विचलन क्या होता है? सेकेंडरी डेविएशन। इस प्रकार के विचलित व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है, जैसे चोर हो गए और डकैत हो गए। समाज के मान्य नियमों, मानकों तथा मूल्यों आदि के अनुरूप आचरण न करना ही सामाजिक विचरण है। इस व्यवहार को विचलित व्यवहार कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक विघटन, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है राष्ट्रीय विघटन, मतलब नेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। जब राष्ट्र की एकता, अखंडता प्रभावित होने लगे, जैसे धार्मिक दंगे। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विघटन, मतलब इंटरनेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे विश्व युद्ध। संस्थात्मक विघटन, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। धर्म, संस्कृति, नैतिक जीवन, कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में यह स्थिति उत्पन्न होती है। 1940 ईस्वी में प्रकाशित सोरोकिन की पुस्तक द क्राइसिस ऑफ अवर एज। कौन सी पुस्तक है? द क्राइसिस ऑफ अवर एज सांस्कृतिक विघटन पर एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। डेवियंस, मतलब विचलन। समाज की रूढ़ अवस्था के लिए मार्क्स द्वारा अलगाव, मतलब एलियनेशन, और दुर्खिम द्वारा आदर्श विहीनता, मतलब एनोमी, और जबकि मर्टन द्वारा विचलन, मतलब डेवियंस की अवधारणा का प्रयोग किया गया। मतलब विचलन के लिए तीनों ने ही एक अलग अलग शब्द प्रयोग किया। मार्क्स ने एलियनेशन, मतलब अलगाव का यूज किया। दुर्खिम ने आदर्श विहीनता, मतलब एनोमी का यूज किया। मर्टन द्वारा विचलन के लिए डेवियंस शब्द का प्रयोग किया गया। विचलन की बात सर्वप्रथम रॉबर्ट मर्टन द्वारा 1938 में अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में की गई थी। किसके द्वारा? मर्टन द्वारा 1938 में सोशल स्ट्रक्चर में की गई। विचलन का तात्पर्य समाज के नियमों व मानकों के अनुरूप आचरण न करना है। रॉबर्ट मर्टन विचलन के लिए समाज व सामाजिक संरचना को उत्तरदायी मानते हैं और कहते हैं कि
समाज गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। मर्टन सामाजिक संरचना की व्याख्या सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के रूप में करते हैं। इस आधार पर 5 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मर्टन के द्वारा। जिसमें इन्होंने पहला बताया अनुरूपता मतलब कंफॉर्मिटी, दूसरा नवाचार इनोवेशन, इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर वॉलनेट द्वारा किया गया था। तीसरा है संस्कारबद्ध रिचुअलिज्म, चौथा है प्रत्यावर्तन मतलब रिट्रीज्म और पांचवा है विद्रोही रेबिलियन। सिम्स का कहना है कि अगर आप औसत के नजदीक हैं तो आप ठीक हैं, अगर आप औसत से दूर हैं तो निश्चित ही विचलन के शिकार हैं। अब हम जानेंगे विचलन के कारणों के बारे में। पहला है दुर्बल अनुशस्तिया मतलब सैंक्शन, देन गलत समाजीकरण, परिस्थिति व भूमिकाओं का संघर्ष और परिस्थितियों की अस्पष्टता, सामाजिक प्रतिमानों की अस्पष्टता, समाज में गलत व्यक्ति का महिमा मंडन। अपराध, अपराध किसे कहते हैं आइए अब ये जान लें हम। अपराध को सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक समाज में अपराध और अपराधी पाए जाते हैं। अपराध की सामाजिक समस्या व्याख्या अति प्राचीन है। अपराध वह व्यवहार है जिससे सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है और कानून का उल्लंघन होता है। अतः अपराध सामाजिक और कानूनी दोनों अवधारणा है। समाजशास्त्रीय विद्वान उन दोनों क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या। अनेक विद्वानों द्वारा अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या किया गया है। पहला है माउरर के द्वारा, मतलब इनकी पुस्तक है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल। अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलियट और मेरिल सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लीनार्ड की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे बॉन्स एवं टीटर्स। न्यू हॉरिजॉन्स इन क्रिमिनोलॉजी इनकी पुस्तक है। अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो। ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित करने और रोकथाम करने के लिए एक निश्चयात्मक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। अतः व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकना आवश्यक है। अब हम जानेंगे अपराध की कानूनी व्याख्या के बारे में। टॉफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेथना की पुस्तक है सोसाइटी एंड क्रिमिनल के अनुसार अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार इनकी पुस्तक है सोशल लिविंग, अपराध वह कार्य है जिसे राज्य के सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया गया है और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। सदरलैंड की और लैंडिस की कुछ मिलती जुलती ही डिफिनेशन है। हेकरवाल के अनुसार अपराध कानून का उल्लंघन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। गिलिन और गिलिन के अनुसार कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। ये आया था MPPSC एग्जाम में, अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें सेम यही क्वेश्चन डिफिनेशन पूछी गई थी, किसने दी है, तो आप इसको याद कर लिए। बहुत लोग कह रहे थे सदरलैंड ने दी है, तो सदरलैंड ने नहीं दी है, ये डिफिनेशन दी है गिलिन व गिलिन ने। अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध की बात की गई है। बोंजर ने अपनी पुस्तक क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन में अपराधियों के अपराध करने के उद्देश्य के आधार पर अपराध को 4 भागों में बांटा है। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक अपराध तो इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे चोरी, डकैती, गबन आदि। दूसरा है राजनीतिक अपराध मतलब पॉलिटिकल क्राइम, जैसे राजद्रोह। तीसरा है यौन संबंधी अपराध मतलब सेक्सुअल क्राइम्स, जैसे पर स्त्री गमन, बलात्कार आदि।
चौथा है विविध अपराध मतलब मिसलेनियस क्राइम, जैसे प्रतिशोध या बदले की भावना से किए जाने वाले अपराध आदि। क्लीनार्ड एवं क्यूने क्रिमिनल बिहेवियर सिस्टम 8 प्रकार के अपराध की बात करते हैं। पहला है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध मतलब आक्रमण हो गया, बलात्कार हो गया, तो हत्या, इस प्रकार के अपराध में आएंगे। दूसरा है संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध, जाली हस्ताक्षर करना, चेक पर झूठे हस्ताक्षर कर उसे भुनाना, कलात्मक वस्तुओं को पार करना, दुकानों पर चोरी करना आदि इस प्रकार के अपराध के उदाहरण हैं। व्यवसायिक अपराध जैसे मिलावट करना, काला बाजारी करना, गबन व झूठे विज्ञापन देना आदि। ऐसे अपराध समाज के उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अधिक किए जाते हैं। अब हम जानेंगे राजनीतिक अपराध क्या होता है। इसमें जासूसी, तोड़फोड़, राजद्रोह आदि आते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध मतलब आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, सड़क के नियमों का पालन न करना, शराब पीकर बखेड़ा खड़ा करना, समलैंगिकता आदि ऐसे अपराध हैं जो सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था पैदा करते हैं। छठा है परंपरागत अपराध जैसे डकैती, लूटमार, अपहरण इत्यादि। सातवां है संगठित अपराध, इसमें कई व्यक्ति संगठित और योजनाबद्ध होकर मिलकर अपराध करते हैं, जैसे अफीम, गांजा, चरस, सोना आदि का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह द्वारा किया जाता है। पेशेवर अपराध जैसे जेब काटना, चोरी करना, उठाईगिरी करना, नकली नोट छापना आदि। प्रोफेसर हेज ने 3 प्रकार के अपराध बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यवस्था, संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। अपराधों का वर्गीकरण, अनेक समाजशास्त्रियों ने अपराध के बजाय अपराधियों का वर्गीकरण किया है, जैसे लोम्ब्रोसो, इनका जन्म हुआ था 1836 में, मृत्यु हुई थी 1909 में। इटालियन अपराध शास्त्री थे ये, इन्हें अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। इनका मानना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जाता है। क्रिमिनल आर बॉर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने कहा था? तो लोम्ब्रोसो ने कहा था। उनके इस सिद्धांत को पूर्वानुरूप पूर्वजों से मिला हुआ सिद्धांत एटाविस्टिक थ्योरी कहते हैं। लोम्ब्रोसो ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। पहला है क्राइम, इट्स कॉज एंड रेमेडीज, दूसरा है द क्रिमिनल मैन। लोम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं। पहला है जन्मजात अपराधी मतलब बॉर्न क्रिमिनल, दूसरा है पागल अपराधी मतलब इंसेन क्रिमिनल, और तीसरा है आवेग युक्त अपराधी मतलब क्रिमिनल बाय पैशन, चौथा है आकस्मिक अपराधी मतलब ओकेजनल क्रिमिनल। लोम्ब्रोसो इसे 3 उपभागों में भी बांटते हैं। पहला है अर्ध या नकली अपराधी मतलब पुसूडो क्रिमिनल, दूसरा है आदतन अपराधी मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल, तीसरा है अपराधी सम मतलब क्रिमिनोलॉयड। सदरलैंड, इनका जन्म हुआ था 1883 में, मृत्यु हुई थी 1950 में। अमेरिकी अपराध शास्त्री थे, इन्हें आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो लोम्ब्रोसो कहा जाता है, और आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो सदरलैंड को कहा जाता था, जिनका मानना है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात। इन्होंने बिल्कुल लोम्ब्रोसो के अपोजिट बोला, अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात। वहीं जो लोम्ब्रोसो ने बोला था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। क्रिमिनल इज अ लर्न बिहेवियर। सदरलैंड के शब्दों में अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए लोम्ब्रोसो और सदरलैंड में, तो आप याद कर लीजिएगा। देन सदरलैंड की कुछ पुस्तकें हैं। क्राइम एंड बिजनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुस्तक। क्रिमिनल एंड क्रिमिनोलॉजी 1924 में आई थी। द प्रोफेशनल थीव्स 1939 में आई थी। वाइट कॉलर क्राइम 1949 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। सदरलैंड अपराधियों के 2 वर्गीकरण करते हैं। पहला है निम्न वर्गीय अपराधी मतलब लोअर क्लास क्रिमिनल, दरिद्रता, गरीबी या धन अभाव के कारण ये अपराध करते हैं और शीघ्र ही पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। दूसरे अपराधी कौन है? सफेद पोश और श्वेत वसन अपराधी मतलब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध है। आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक समाज में इसी प्रकार के अपराध अधिक होते हैं, जैसे जालसाजी हो गया,
धोखाधड़ी हो गया, घूसखोरी, टैक्स चोरी इत्यादि, ये जो होते हैं वर्तमान समय के अपराध हैं। प्रोफेसर हे ने अपराधी को 4 भागों में बांटा है। पहला प्रथम अपराधी मतलब फर्स्ट क्रिमिनल, दूसरा आदतन अपराधी मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल, तीसरा आकस्मिक अपराधी मतलब ओकेजनली क्रिमिनल, और चौथा है पेशेवर अपराधी मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। 3 पार्ट इसके कौन कौन से बताए हैं इसने। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर सदरलैंड ने 2 प्रकार के अपराध बताए। साधारण अपराध मतलब मिसडेमिनियर जैसे चोरी, मारपीट, जुआ आदि। जघन्य या गंभीर अपराध फेलोनी जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि। अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत मतलब क्लासिकल थ्योरी। यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इसके समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति आनंद के लिए अपराध करता है। इसके समर्थक बेंथम, बेकारिया, फियोरबर्ग थे। सर्वप्रथम इटली के अपराधी बेकोरिया इस सिद्धांत से संबंधित है, मतलब शास्त्रीय सिद्धांत से सर्वप्रथम बेकरिया संबंधित है। उसके अलावा बेंथम और फ्यूरबर्ग। दूसरा है भौगोलिक सिद्धांत मतलब ज्योग्राफिकल थ्योरी। यह सिद्धांत अपराध के लिए भौगोलिक दशाओं को महत्वपूर्ण मानता है। भौगोलिक सिद्धांत के समर्थक थे क्वेटलेट, गुएरी, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लेकेशन, कोहन, क्रॉप्टकिन प्रमुख है। क्वेटलेट का विश्वास था कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध या हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं। प्रिंस पीटर क्रॉप्टकिन ने जलवायु के आधार पर नरहत्या मतलब होमोसाइड की संख्या का हिसाब लगाकर निकालने तक की विधि को प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपराध के लिए ब्लैंकेट थ्योरी का प्रतिपादन किया। किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस के क्वेटलेट व गेरी ने अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत मतलब थर्मेटिक लॉ ऑफ क्राइम दिया था। लेकेसन ने अपराध संबंधी एक कैलेंडर बनवाया था और यह दर्शाने का प्रयास किया कि किस महीने में कौन सा अपराध होता है। इस कैलेंडर के अनुसार शिशु हत्या इनफेंटिसाइड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों में बढ़ जाती है। नर हत्या होमोसाइड घातक आक्रमण असॉल्ट जुलाई में, पितृहत्या पेट्रिसाइड जनवरी और अक्टूबर में, बच्चों पर बलात्कार सबसे अधिक मई, जुलाई और अगस्त में और सबसे कम दिसंबर में, युवा लोगों पर बलात्कार सबसे अधिक जून में और सबसे कम नवंबर में, संपत्ति के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक दिसंबर और जनवरी में होते हैं। प्रारूपवादी इटालियन संप्रदाय टाइपोलॉजिकल स्कूल इस संप्रदाय की मानता है कि अपराधी एक विशेष प्रारूप होता है जिसे देखकर ही उसे पहचाना जा सकता है। इस संप्रदाय के समर्थकों में लोम्ब्रोसो, गैरोफोलो, एनरिका फेरी प्रमुख है। इस संप्रदाय का मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो, जो एक इटालियन चिकित्सक और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट और क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी का आचार्य था, जिसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, ने 1876 में विकासात्मक पूर्व अनुरूपता का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी एटाविज्म, जिसे शारीरिक अपराधी किस्म फिजिकल क्रिमिनल टाइप या पैदाइशी अपराधियों का सिद्धांत भी कहते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सोशियोलॉजिकल थ्योरी इसके समर्थकों का मानना है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, बनाए जाते हैं। ये किसने कहा था? सदरलैंड ने। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत से सदरलैंड संबंधित है। विभेदक चहचर का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन सदरलैंड ने इसका प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया। आप अपराध को संगति और सीख का परिणाम मानते हैं। व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार के संपर्क उसके अच्छे बुरे का कारण है। उसे संस्कृति संचरण सिद्धांत मतलब कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी या उप संस्कृति सिद्धांत मतलब सब कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। समाजी अलगाव सिद्धांत थ्योरी ऑफ एलियनेशन थ्योरी सोशल एलियनेशन थ्योरी इसका प्रवर्तन जेफरी ने किया। इनका मानना है कि एक व्यक्ति अपराधी तभी बनता है जब वह अपने को अन्य व्यक्तियों से सामूहिक रूप से पृथक समझने लगता है। तीसरा है विभिन्न अवसर का सिद्धांत मतलब डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लोवार्ड एवं ओहलिन ने किया।
इस सिद्धांत के अनुसार आपराधिक व्यवहार का जन्म विभिन्न संगति के कारण नहीं वरन विभिन्न अवसरों की संरचना पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अपराध एवं औपचारिकता समाज के लक्ष्यों को वैधानिक रूप में प्राप्त करने के लिए किए गए असफल प्रयत्नों का परिणाम है। वैभिन्न पहचान का सिद्धांत डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। यह सिद्धांत डेनियल ग्लेजर द्वारा दिया गया। ग्लेजर के अनुसार एक व्यक्ति तब अपराध करता है जब वह अपने उन वास्तविक अथवा काल्पनिक व्यक्तियों के साथ जोड़ता है जिनकी नज़र में उसका अपराधी व्यवहार मान्य होता है। वह ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है जिनके साथ वह अपने आप को उन व्यक्तियों के समकक्ष समझने का यत्न करता है। मर्टन का व्यापकीय सिद्धांत मर्टन्स एनोमी थ्योरी। मर्टन ने एनोमी की अवधारणा दुर्खिम से ग्रहण किया। अपने एनोमी सिद्धांत में मर्टन दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है सांस्कृतिक लक्ष्य, दूसरा है संस्थागत साधन। इन दोनों में तालमेल का अभाव अपराध की उत्पत्ति का कारण है। विचरण का स्वरूप ये एक तरफ लिखा हुआ है, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। प्लस माइनस मतलब स्वीकृति, माइनस प्लस मतलब प्रचलित मूल्यों का छोड़ना व नवीन मूल्यों का प्रतिस्थापन, और माइनस जहाँ लिखा हुआ उसका मतलब होता है अस्वीकृति, मतलब अनुरूपता, कंफॉर्मिटी। सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होता है, इसमें स्वीकृत होता है, और संस्थागत साधन भी स्वीकृत होता है, मतलब एक्सेप्टेड होता है। नवाचार में क्या होता है, इनोवेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य तो एक्सेप्टेड होता है, मतलब स्वीकृत होता है, सकारात्मक होता है। बस संस्थागत साधन क्या होता है, सकारात्मक नहीं होता है। संस्कारवाद में, रिचुअलिज्म में सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन जो होता है वो होता है अस्वीकृत। सांस्कृतिक लक्ष्य होता है अस्वीकृत, और संस्थागत साधन क्या होता है, वो स्वीकृत होता है। मतलब ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। देन प्रत्यावर्तना रिट्रिलिज्म, जिसमें क्या होता है, सांस्कृतिक लक्ष्य ये अस्वीकृत होता है और संस्थागत साधन भी अस्वीकृत होता है, मतलब दोनों ही नकारात्मक होते हैं। विद्रोही रिबेलियन, मतलब इसमें क्या होता है, प्रचलित मूल्यों को छोड़ना या नवीन मूल्यों का प्रतिस्थापन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों ही इसमें मान्य होते हैं। इसमें प्रचलित मूल्यों का छोड़ा भी जा सकता है और नवीन मूल्यों का प्रतिस्थापना भी की जा सकती है, दोनों में ही, मतलब सांस्कृतिक लक्ष्य में भी और संस्थागत लक्ष्य में भी। टॉफ्ट का सिद्धांत। टॉफ्ट अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी मानते हैं। आपका मानना है कि जो संस्कृति भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धा वाली होगी, जिसमें प्रतिष्ठा और परिस्थिति की होड़ लगी होगी, वहाँ अपराध अधिक होंगे। अपराध से संबंधित कुछ अन्य विचार। मानव शास्त्री हट्टन ने अपराध का मूल कारण जैविकहीनता मतलब बायोलॉजिकल इनफेरियरिटी को माना है। हेनरी गोडार्ड ने विचलन और अपराध का सबसे बड़ा अकेला कारण मंद बुद्धिमत्ता को माना है। अल्फ्रेड एडलर ने अपराध की व्याख्या हीन भावना के द्वारा करते हैं। डेविड अब्राहम सेन ने अपराध की व्याख्या व्यक्ति की प्रवृत्तियों परिस्थितियों के प्रति विरोध से की है। आपके द्वारा अपराध से संबंधित ये सूत्र दिया गया है, तो इसके बारे में मुझे डिटेल से नहीं पता, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी। ये एक सूत्र दिया गया है अब्राहम सेन के द्वारा, आप इसे एज इट एज याद कर लीजिए। वैसे सूत्र को सॉल्व करने का तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सी से क्या होता है, क्राइम होता है। टी से टेंडेंसी होता है। एस से सिचुएशन होता है, और आर से रेसिस्टेंस होता है। अल्बर्ट कोहेन, इनकी पुस्तक है डेलिक्वेंट वॉइस, द कल्चर ऑफ द गैंग के अपराध मूल अभिमुखीकरण या विचलित उप संस्कृति का सिद्धांत कहते हैं। हॉवर्ड बेकर ने अपराध संबंधी लेबलिंग थ्योरी का वर्णन किया है। सर्वप्रथम लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस लेमेंट ने सोशल पैथोलॉजी में बताया था, यह गलत लिखा है, जिसे सोशल रिएक्शन थ्योरी भी कहते हैं। तत्पश्चात हॉवर्ड बेकर द्वारा इसका वर्णन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विचलन के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण है वह है सामाजिक दर्शक गण, मतलब ऑडियंस, ना कि व्यक्ति।
वॉन्टर लेकलेस की अवधारणा। वॉन्टर लेकलेस का आत्मधारणा और नियंत्रण का सिद्धांत। रेकलेस अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को मानते हैं। अनुकूल आत्मधारणा व्यक्ति को विधि पालक की ओर ले जाती है, जबकि प्रतिकूल आत्मधारणा उसे आपराधिक व्यवहार की ओर। अपराध के रोकथाम के उपाय। समाज में अपराध रोकने के दो प्रकार के नियम पाए जाते हैं। पहला है प्रतिरोधात्मक नियम, दूसरा है निषेधात्मक नियम। प्रतिरोधात्मक नियम जैसे को तैसा के विचार पर आधारित है या जान के बदले जान की भावना पर आधारित है। दुर्खिम द्वारा यांत्रिक समाज के कानून, दमनात्मक कानून इसी श्रेणी में आता है, जबकि निषेधात्मक कानून अपराध को रोकने के लिए सुधार पर अधिक जोर देते हैं। वर्तमान समय में निषेधात्मक कानून का बोलबाला है, जिसका मुख्य जोर व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। जेल प्रणाली, परिवीक्षा, पैरोल, उत्तर संरक्षण सेवाएं आदि के माध्यम से इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। जेल व्यवस्था मतलब जेल सिस्टम। जेल एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को समाज से पृथक रखा जाता है और अपराध के प्रति पश्चाताप की भावना पैदा की जाती है। जेल, जिसका नाम दंड स्थल था, इसे 1920 में स्थापित अलेक्जेंडर कॉर्ड्यू समिति की सिफारिश पर सुधार स्थल नाम दिया गया। वर्तमान में हमारे देश में 3 प्रकार की जेलें पाई जाती हैं। पहला है प्राचीर विहीन जेलें मतलब वॉललेस जेल्स, मतलब इसमें दीवारें नहीं होती है या संपूर्णानंद की अवधारणा है। दूसरा है बाल जेलें मतलब जुवेनियल जेल्स, और तीसरा क्या है, अधिक सुरक्षा वाली जेलें। अधिक सुरक्षा वाली जेलें भी 3 प्रकार की होती हैं, जिनका संख्या 1200 है। पहला है केंद्रीय कारागृह मतलब जेल। प्रथम केंद्रीय जेल 1846 में आगरा में स्थापित किया गया। 1200 में 72 केंद्रीय जेल है। दूसरा जिला कारागृह, इनकी संख्या 216 है। तीसरा है उपकारागृह, इनकी संख्या 900 है तथा शेष 12 विशिष्ट जेलें हैं। दूसरा है प्रवीक्षा मतलब प्रोबेशन। प्रवीक्षा में व्यक्ति को सजा के बदले साथ शर्त मुक्त कर दिया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति परिवीक्षा के समय अपना आचरण उत्तम रखेगा और सजा सुनाकर व्यक्ति को सशक्त छोड़ दिया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है पैरोल और प्रोबेशन के बारे में। पैरोल, यह प्रावधान उन अपराधियों के लिए किया गया है जो लंबी सजा पाए हैं। उनमें से कुछ ने सजा काट ली है। सजा काटने के दौरान अपराधी का अच्छा आचरण रहता है तो अधिकारी की सिफारिश पर उसे शेष सजा से मुक्ति मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में 1938 में बने यूपी प्रिजनर रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट द्वारा पैरोल की व्यवस्था की गई है। ध्यातव्य है कि राजद्रोह, सैनिक अपराध, जाली नोट एवं सिक्के, डकैती, ठगी, लूट आदि के अपराधियों को पैरोल स्वीकृत नहीं किया जाता है। 1 वर्ष से कम की सजा शेष रहने या 5 वर्ष से कम की सजा मिली हो, उन्हें पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। पैरोल पर उसे छोड़ा जाता है जिसने अपनी सजा की 3 वर्ष की अवधि जेल में काट ली हो। विवाह, विपत्ति, बीमारी आदि के समय अपराधी को 1 वर्ष से अधिक 10 दिन तक का पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। उत्तर संरक्षण सेवाएं। उत्तर संरक्षण सेवाओं का महत्व अपराधी की जेल से छूटने के बाद उसके जीवन को सही रास्ते पर लाने से है, जिसके लिए उसे प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह अपना नया जीवन शुरू कर सके। अब हम पढ़ेंगे बाल अपराध मतलब जुवेनियल डेलिक्वेंसी। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक मानव की कुछ इच्छाएं होती है जिनकी पूर्ति वह करना चाहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। जब इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बालक किसी भी हद तक जाने लगे तो उसे भी अपराध माना जाता है। प्रत्येक बालक में लड़कपन व नटखटपन होता है, लेकिन जब यही नटखटपन कानून का उल्लंघन करने लगे या जन कल्याण में बाधा उपस्थित करने लगे तो उसे बाल अपराध कहते हैं। कभी कभी शैतानी करना बालक की आदत बन जाती है, जिससे निरंतर समाज की सीमाओं का उल्लंघन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस व्यवहार का जन्म होता है उसे बाल अपराध कहते हैं।
कानून की दृष्टि में एक खास आयु के बालक द्वारा समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं मान्यताओं का उल्लंघन ही बाल अपराध कहलाता है। एम.जी. सेतना, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल, इनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने बताया कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू हो के द्वारा निर्दिष्ट और आयु सीमा के अंदर आता है। न्यूमेयर की पुस्तक है जुवेनाइल डेलिकेंसी इन मॉडर्न सोसाइटी। एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। इस प्रकार एक निश्चित आयु के बालक द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य ही बाल अपराध कहा जाता है। 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। बाल अपराधियों की न्यूनतम आयु 7 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु 16 से 18 वर्ष है। इस प्रकार 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध कोई अपराध नहीं माना जाएगा। 1960 के बाल अपराध अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 1986 के जस्टिस एक्ट के बाद बाल न्यायालय का नाम बदलकर बाल कल्याण बोर्ड कर दिया गया है। 22 दिसंबर 2015 को संसद द्वारा किशोर न्याय मतलब बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया गया, जिसके अनुसार जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्षों से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। इस उम्र के अपराधी पर मुकदमा वयस्कों की तरह चलाया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष या अधिकतम 10 वर्ष कर दिया गया है। बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण कारण मतलब आवारापन, वैग्रेंसी। जब बच्चे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते हैं तो इस व्यवहार को आवारापन कहा जाता है। आवारा वह बालक है जो अपने माता पिता, संरक्षक या कानूनी संरक्षक की आज्ञा और ज्ञान के बिना घर से बाहर रहता है। इसके अतिरिक्त उस बालक को भी आवारा ही कहा जाएगा जो अधिक समय तक घर से बाहर तो नहीं रहता किंतु बाहर रहने का प्रयास करता है। भगोड़ापन मतलब ट्यूरेंसी। जब कोई विद्यार्थी स्कूल से बिना किसी सूचना के भाग जाता है तो उसे भगोड़ा कहते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार यह बालक का वह अपराध है जो स्वयं उसे स्कूल से बिना किसी स्वीकृति अनुमति के अनुपस्थित रखता है। इस प्रकार के बच्चे स्कूल से भागने के आदी होते हैं। ये बाल अपराध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। 1986 के अधिनियम में ही बाल अपराध की आयु निर्धारित की गई। बाल अपराध की न्यूनतम आयु 7 वर्ष तथा अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अबोध होते हैं। 7 से 16 बाल अपराधी और 16 से 21 किशोर अपराधी। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अबोध बच्चे होते हैं। देन 7 से 16 बाल अपराधी और 16 से 21 किशोर अपराधी होते हैं। हॉवर्ड बेकर ने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए। पहला है व्यक्तिगत बाल अपराध मतलब इंडिविजुअल डेलिकेंसी। दूसरा है समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध मतलब ग्रुप सपोर्टेड डेलिकेंसी। तीसरा है संगठित बाल अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड डेलिकेंसी और चौथा है परिस्थितिवश बाल अपराध मतलब सिचुएशनल डेलिकेंसी। बाल अपराध से संबंधित सिद्धांत: मर्टन का व्यापकी सिद्धांत, फ्रेडरिक थ्रेशर का गिरोह सिद्धांत मतलब गैंग थ्योरी, सॉ और मैके के सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत मतलब कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के भूमिका सिद्धांत और सॉ का सिद्धांत, वॉल्टर मिलर का निम्न वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की संरचना का सिद्धांत, डेविड मार्चा का अपराध और ड्राफ्ट सिद्धांत। सुधार कार्य: प्रेक्षण या अवलोकन घर, रिमांड और ऑब्जर्वेशन होम। जब कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे रिमांड होम में रखा जाता है। इन गृहों में बच्चों के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है तथा 24 घंटे के अंदर उसे किसी न्यायाधीश के सामने पेश करना आवश्यक है। अपराध व श्वसन अपराध: इसमें
क्या होता है? अपराध जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, श्वेतवसन अपराध क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अपराध सामूहिक होता है, श्वेतवसन अपराध व्यक्तिगत होता है। अपराध में दंड देना सरल होता है और श्वेतवसन अपराध में दंड देना कठिन होता है। अपराध में अपराधी का क्या किया जाता है? तिरस्कार किया जाता है। और श्वेतवसन अपराध में सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं होती है। मान्यता प्राप्त या सुधारक स्कूल या प्रमाणित स्कूल, सर्टिफाइड और रिफॉर्म स्कूल। इस प्रकार स्कूल में बच्चा न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष ही रह सकता है। 16 वर्ष तक के बालकों को ही इसमें रखा जाता है। इसमें बहुत कम आयु के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी स्थिति में सुधार किया जाता है। प्रमाणित स्कूल 2 प्रकार के होते हैं, 1 से 12 वर्ष के बाल अपराधियों के लिए 12 से 16 वर्ष तक के बालकों को रखकर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। बोस्टल स्कूल या अमेरिकी अवधारणा है। एल्विन रेगिल्स ब्राइस, इसने दिया था एल्विन रेगिल्स ब्राइस द्वारा अमेरिका के केन प्रांत में बोस्टल स्कूल नामक स्थान पर खोला गया था। विभिन्न राज्यों में आज बोस्टल स्कूल अधिनियम लागू है। इनके अनुसार 15 से 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों के लिए एक पृथक सुधार संस्था, जिसे बोस्टल संस्था कहा जाता है, में रखने की व्यवस्था है। बोस्टल संस्थाएं 2 प्रकार की होती है। बंद बोस्टल संस्था, इसकी प्रकृति जेलों से अधिक मिलती जुलती है। और खुली बोस्टल संस्था एक शिविर के रूप में होती है। इसमें अपराधियों को ऐसा स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है कि जिसमें रहकर वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ सके और ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना सीख सके। बाल निर्देशन केंद्र। उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1921 के अंतर्गत बाल अपराधियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधारने के लिए आगरा एवं वाराणसी में बाल निर्देशन केंद्रों की स्थापना की गई है। अपराध और बाल अपराध में अंतर किस आधार पर कर सकते हैं? एक है आयु की भिन्नता के आधार पर कर सकते हैं, मतलब आयु के आधार पर, एज के हिसाब से। दूसरा है प्रकृति की भिन्नता, मतलब समान और गंभीरता के आधार पर। तीसरा स्वरूप में भिन्नता के आधार पर, परिस्थितियों में भिन्नता के आधार पर, प्रभाव की भिन्नता के आधार पर और उपचार की भिन्नता के आधार पर। श्वेतवसन अपराध मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। यह आधुनिक समय में सब लोगों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। सदरलैंड ने अमेरिका के 70 बड़े बड़े उद्योगपतियों का अध्ययन किया, चौंकाने देने वाली यह अवधारणा प्रस्तुत की। यह निम्न स्वरूपों में पाया जाता है। पहला है जालसाजी मतलब फ्रॉड्स, दूसरा है रिश्वत ब्राइब, तीसरा है चोर बाजारी मुनाफाखोरी मतलब ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग, चौथा है तस्करी स्मगलिंग, पांचवा है विश्वासघात एवं षड्यंत्र बी ट्रायल एंड कॉन्स्पिरेसी, छठा है पद का दुरुपयोग अब्यूज ऑफ पावर और सातवा है गुप्त व्यवहार मतलब सीक्रेट एक्टिविटीज। महत्वपूर्ण कथन। न्यूमेयर मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता और बिगाड़ता है। विक्टर ह्यूगो एक स्कूल खोलने का तात्पर्य है एक जेल बंद करना। गोडार्ड सभी अपराधी मानसिक हीनता से ग्रस्त होते हैं। मेनसॉर्ट संतोष करने वाला पारिवारिक जीवन अपराध प्रवृत्ति से रक्षा करता है। महात्मा गांधी ने कहा शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्त करना पाप है। मार्क्स व एंजल्स के अनुसार समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है। डॉक्टर हेकरवाल के अनुसार अपराध के थर्मामीटर का पारा अच्छी और बुरी फसल के साथ गिरता और उठता है। अब हम पढ़ेंगे मद्यपान के बारे में, मतलब अल्कोहलिज्म। मद्यपान भारत और विश्व समाज में पाई जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। अत्यधिक मदिरा सेवन मद्यपान तथा मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति को मद्य सेवी कहा जाता है। यह सत्य है कि मदिरा सेवन एक व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन इससे उस व्यक्ति का परिवार प्रभावित होता है। परिवार का प्रभावित होना समाज का प्रभावित होना है, क्योंकि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। मद्यपान की शाब्दिक व्याख्या मतैकता का अभाव है, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या है।
समस्या की गंभीरता का एहसास गांधी जी के इस कथन से लग जाता है कि अगर मुझे कुछ घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मेरा सर्वप्रथम पहला कार्य शराब भट्टियों को बंद कराना होगा। मैं भारत को गरीब कहलाना पसंद कर सकता हूँ लेकिन शराबी कहलाना नहीं। फेयरचाइल्ड के अनुसार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलियट और मेरिल के अनुसार थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना मद्यपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अत्यधिक मात्रा में शराब पीना ही मद्यपान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जबकि 1963 में योजना आयोग द्वारा गठित टेकचंद समिति का मानना है कि शराब पीने अथवा मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न बुरी आदत बीमारी ही मद्यपान है। मद्यपान का प्रमुख कारण अज्ञानता होना है। लोगों के बीच इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। यथा कुछ लोगों का मानना है कि यह संकट पेय है, ताकत देती है, दवा का काम करती है, आदि आदि। एक अन्य प्रमुख कारण संगति का प्रभाव है। कहा गया है कि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। शराब पीना एक फैशन बन चुका है। मद्यपान के दुष्प्रभाव। शराब वृत्ति के दुष्प्रभावों को कालिदास द्वारा शराब विक्रेता से पूछे गए प्रश्न और शराब विक्रेता के जवाब के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है। मंदा प्रमादा, कलश निद्रा, बुद्धि क्षयो, धन विषयस। सुखस कंथा नरकस पंथा अष्टावंथर खटके बसंती। अर्थात इसमें मादकता, प्रमाद, कलह, अनिद्रा, बुद्धि का नाश, धर्म का नाश, सुख की समाप्ति और नरक का मार्ग आदि 8 दोष भरे पड़े हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे एक घंटे के लिए भारत का तरासा बना दिया जाए तो मेरा सर्वप्रथम पहला कार्य शराब भट्टियों को बंद करना होगा। मैं भारत को गरीब कहलाना पसंद करूंगा लेकिन या बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में नशाबंदी लागू करने के लिए शिक्षा भी बंद करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं। ये कहा था गांधी जी ने। इलियट और मेरिल ने कहा कि शराब व्यक्ति के लिए बोतल पानी का स्थान ले लेती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है शराबी के प्रकार। डॉन केलन के अनुसार शराब की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के मद्य व्यसनी होते हैं, मतलब अल्कोहलिज्म होते हैं। पहला होता है विरले, मतलब रेयर, जो इस प्रकार का व्यक्ति वर्ष में 1-2 बार पीता है। दूसरा अनियत, मतलब इनफ्रीक्वेंट, 2-3 महीने में 1-2 बार पीता है। तीसरा है हल्का, लाइट, मतलब महीने में 1-2 बार पीने वाला व्यक्ति। चौथा है मध्यम, मतलब मॉडरेट, 1 महीने में 3-4 बार पीने वाला व्यक्ति। पांचवा भारी, हैवी, मतलब रोज पीने वाला व्यक्ति। लैंडिस ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम में 1959 में 3 प्रकार के शराबी बताते हैं, जिसमें स्थिर, मतलब स्टेडी, जो पूर्णतः शराब के नशे में रहता है। दूसरा आवर्ती, पीरियोडिक, जो कभी कभी पीता है। और तीसरा अधिक्यता और पठार, मतलब प्लेटिंग, उपरोक्त दोनों प्रकारों में से अधिक मात्रा में लेने वाला। इसके बिना वह जी नहीं सकता। जॉलनेक मध्य व्यसनी बनने के 4 चरण या अवस्थाएं बताते हैं। पहला है लक्षणात्मक स्तर, मतलब सिम्टम फेज, अनिद्रा को दूर करने या आहत की स्थिति में छुटकारा पाने के लिए। दूसरा है अति वयी स्तर, मतलब प्रोडिकल फेज, इसके बिना व्यक्ति को ना रह पाने का एहसास होता है। तीसरा है संकटमय स्तर, क्रूसियल फेज, लोग जान जाते हैं व्यक्ति शराब पीता है और वह लोगों को इसके फायदे बताता है। चौथा दीर्घकालिक स्तर, मतलब क्रोनिक फेज, सुबह उठते ही शराब चाहिए, इसे पूर्णतः शराबी कह सकते हैं। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और जन स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, विशेषकर स्वास्थ्य के लिए। हानिकारक नशीले पेय के उपभोगों को औषधियों के प्रयोजनों के अतिरिक्त रोकने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में 16 दिसंबर 1954 में योजना आयोग ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी मन्ना नारायण की अध्यक्षता में नशाबंदी जांच कमेटी, मतलब प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी गठित की। इस समिति ने 10 सितंबर 1955 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
इस प्रतिवेदन में शराबबंदी के अनेक उपाय सुझाए गए। उन पर अमल करने से मादक पदार्थों के उपयोग में पर्याप्त कमी भी हुई। 31 मार्च 1956 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव स्वीकृत कर मद्य निषेध को दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनिवार्य अंग बना दिया। योजना आयोग ने राज्यों को कहा कि वे कार्यक्रम बनाकर इसकी रोकथाम का प्रयत्न करें। 1963 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मद्य निषेध कारगर ढंग से लागू करने की बात कही गई। योजना आयोग ने अप्रैल 1963 में पंजाब के न्यायाधीश टेकचंद की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की। इस समिति ने 1975-76 तक संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू करने की सिफारिश की और चोरी छिपे शराब लाने ले जाने पर रोक के लिए कठोर कदम उठाने का सुझाव दिया। देश भर में चरणबद्ध पूर्ण नशाबंदी का लक्ष्य प्राप्त करने के सिलसिले में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 से राष्ट्रव्यापी एक 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया था, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध, शराब के विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध, वेतन के दिन को नशा निषेध का दिन, शुष्क दिवस घोषित करना आदि सम्मिलित था। आत्महत्या मतलब सुसाइड। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। केवन का सिद्धांत। रुथ केवन ने अपनी पुस्तक सुसाइड, तो ये याद रखिएगा, केवल दुर्खेम ने ही सुसाइड पुस्तक नहीं लिखी, रुथ केवन ने भी लिखी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप कभी भी दुर्खेम मत लगाइएगा। आत्महत्या के लिए 5 प्रकार के आंतरिक संकटों को उत्तरदायी माना है। पहला है अज्ञात इच्छा, दूसरा है परिचित इच्छा, तीसरा है विशेष इच्छा, चौथा है मानसिक संघर्ष और पांचवा है बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन को भंग करना। तो रुथ केवन का पुस्तक कौन सी है? सुसाइड है। इसे केवन का सिद्धांत कहते हैं। रुथ केवन ने आत्महत्या के लिए विभिन्न प्रकार की इच्छाओं द्वारा उत्पन्न आंतरिक संकट को उत्तरदायी माना। मैनेजर का सिद्धांत। आपने अपना विचार मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ में व्यक्त किया है। आपका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती है, एक जीने की होती है तो दूसरी मरने की। हॉबवॉच का मत है कि नगदीय जीवन ही व्यक्तिक विघटन और आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। गिब्स व मार्टिन का मत है कि मानव अपने जीवन में एक साथ अनेक पद धारण करता है और कई बार वह इन पदों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आशाओं के अनुरूप भूमिका निर्वाह न कर पाने के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यह सिद्धांत परिस्थिति एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी और शॉर्ट का मत है कि आर्थिक कारण व्यक्तिक विक्षिप्तता उत्पन्न करते हैं। विक्षिप्त अवस्था व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार पैदा करती है। यह आक्रामक भावना कभी दूसरों पर प्रहार करती है तो कभी स्वयं पर। प्रहार किस पर होगा, यह व्यक्ति के पद और उसके सामाजिक व भावनात्मक संबंधों की दृढ़ता पर निर्भर है। मार्टिन गोल्ड आत्महत्या में बचपन के महत्व पर अधिक जोर दिया है। जो लोग बचपन में शारीरिक दंड या यातना अधिक भुगतते हैं, वे दूसरों पर क्रोध करते हैं और मानसिक रूप से कष्ट भुगतने वाले स्वयं पर क्रोध अधिक करते हैं। यही कारण है कि निम्न वर्ग के लोग हत्या अधिक करते हैं और उच्च वर्ग के लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। फ्रायड ने कहा कि आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पहला मरीज 1981 ईस्वी में अमेरिका में प्रकाश में आया था। तब से आज तक लगभग 175 देशों में इसका प्रसार हो चुका है। 1959 में भी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था। 1983 में फ्रांस के मॉन्टेगियर ने इसके वायरस की पहचान की। 1984 में अमेरिका के गालो और साथियों ने HTLV नाम दिया। लेवी एवं साथियों ने इसे HIV रेट्रोवायरस नाम दिया। 1986 में इसका नाम एड्स पड़ा। कब पड़ा? 1986 में। HIV रोगी के सफेद
रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे शरीर छोटे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत खो देता है। मनुष्य की जान को खतरा पैदा हो जाता है। भारत में एचआईवी संक्रमण प्रथम मामला मई 1986 में मद्रास चेन्नई में आया था। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसकी अभी पक्की कोई दवा नहीं है। फिर भी जो दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज इनहिबिटर्स AZT DTC DD 1 और 4 DT, प्रोटेज इनहिबिटर्स इंटिनाबिल सेकेनिनाबिल और रोटोनाबिल 3TC। एड्स का पता लगाने के लिए प्रमुख परीक्षण वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेटेंस एसेस परीक्षण, वायरस पृथक्करण परीक्षण, पैट मतलब कण असंश्लिष्टकारी परीक्षण IFA, प्रतिरक्षी प्रदीपन परीक्षण RIPA, रेडियो इम्यूनो अवक्षेपण परीक्षण, कंबाइंड विजुअल डिप्टिस्टिक टेस्ट व हीवा टेस्ट दोनों भारत में होते हैं। भारत में 1987 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इस दिशा में कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नॉको की स्थापना की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मुंबई में एड्स के लिए शोध या नियंत्रण केंद्र भी खोला गया है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुणे महाराष्ट्र में है। एड्स मरीजों को स्वैच्छिक सलाह और जांच वॉलेंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध कराता है। एड्स के प्रसार को रोकने के लिए वेश्याओं या यौन व्यवहार में संलग्न लोगों हेतु पीटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट कानून बनाया गया। वर्ष 1988 में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के लक्षण प्रमुख लक्षण है सिम्टम्स ऑफ एड्स, शारीरिक वजन में 10% से अधिक कमी होना, 1 महीने से अधिक क्रांतिक दस्त लगना, 1 महीने से अधिक अवधि तक निरंतर बुखार रहना। गौर लक्षण क्या होते हैं? 1 महीने से अधिक बनी रहने वाली खांसी, पूरी त्वचा पर खुजली वाली पित्तियां, रश, व्यापक हॉपर्स जोस्टर, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, भूल जाने की आदत, फैली हुई पुलमोनरी टीबी। एड्स के फैलने के कारण रोगग्रस्त स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध स्थापित करना, नशे की आदत होना खासकर इंजेक्शन के द्वारा, दूषित इंजेक्शन का प्रयोग, समय समय पर रक्त चढ़वाना और एक से अधिक लोगों से यौन संबंध बनाना एड्स फैलने का कारण होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखेंगे। पहला है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इलियट और मेडिल का है। मूवीज डेलिकेंसी एंड क्राइम, ब्लूमर व हुशर की है। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, रॉबर्ट मर्टन की है। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम, मर्टन और निस्बेट की है। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम, फेलिप्स व हेंडरसन की है। मैन क्राइम इन सोसाइटी, हर्बर्ट ब्लॉच की है। क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, विलियम बोंजर की है। द प्रिजन कम्युनिटी, डोनाल्ड लैमर की है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लीनार्ट की है। डेलिकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, अ थ्योरी ऑफ डेलिकेंट गैंग्स, ये किसकी है? क्लोवार्ड एवं ओहलिन की है। डेलिक्वेंट बॉयज, द कल्चर ऑफ गैंग, अल्बर्ट कोहेन की है। डेविएंस एंड कंट्रोल, कोहेन की है। क्राइम इन मॉडर्न सोसाइटी, इलियट की है। सोसाइटी, क्राइम एंड क्रिमिनल करियर्स, डॉन गिब्बन की है। क्राइम करेक्शन एंड सोसाइटी, एल्मर जॉनसन की है। डेलिकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, क्लेरेंस स्ट्रैक की है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड व क्रेसे की है। क्राइम जस्टिस एंड करेक्शन, पॉल टैपन की है। क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, जॉक यंग की है। द साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, डेविड अब्राहम सेन की है। सोशल प्रॉब्लम, अ मॉडर्न अप्रोच, हॉवर्ड बेकर की पुस्तक है। डेलिकेंसी बिहेवियर, DC सीडॉन गिब्बन की है।
डेलिकेंट एंड नॉन डेलिकेंट ब्लू सैंडन की है। डेलिकेंसी एंड ड्रिफ्ट डेविड मार्जा की है। फैमिली स्टेटस एंड द डेलिकेंट चाइल्ड थॉमस मोनहम की है। जुवेनाइल डेलिकेंसी न्यूमेयर की पुस्तक है। द गैंग पुस्तक किसकी है? फेड्रिस थ्रेसर की है। जुवेनाइल डेलिकेंसी रोल ऑफ द पुलिस वेणुगोपाल राव की पुस्तक है। जुवेनाइल डेलिकेंसी एंड अर्बन एरोज सॉ और मेके की पुस्तक है। द आउटसाइडर हॉवर्ड बेकर की पुस्तक है। इमेज ऑफ डेवियंस एस कोहेन की पुस्तक है। डेवियंस एंड सोसाइटी एल टेलर की पुस्तक है। डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल मॉरर की पुस्तक है। द क्राइसिस ऑफ अवर एज सोरोकिन की पुस्तक है। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल एम जे सेतना की पुस्तक है। क्रिमिनोलॉजी डी आर टॉफ्ट की पुस्तक है। सोशल लिविंग लैंडिस एवं लैंडिस की पुस्तक है। द ब्लैक मार्केट आ स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम क्लीनार्ड की पुस्तक है। सुसाइड रुथ कैवन की पुस्तक है। और जो द सुसाइड है वो क्या है? दुर्खिम की है। उनको में दा लगा है और सिर्फ सुसाइड जो आएगा वो रुथ कैवन की है। द क्राइसिस इन इंडिया रोनाल्ड सीगल की है। अब हम पढ़ेंगे मादक द्रव्य व्यसन मतलब ड्रग एडिक्शन के बारे में। अभी हमने पढ़ा एल्कोहलिज्म के बारे में। मादक द्रव्य मादक द्रव्य से तात्पर्य एक ऐसे रासायनिक पदार्थ से है जो व्यक्ति के कार्यों प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है उसे मादक पदार्थ या ड्रग कहा जाता है। इसका उपयोग शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकारक है। व्यसन शारीरिक निर्भरता को दर्शाता है अर्थात शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थों का नियमित उपयोग करना मादक पदार्थों का व्यसन कहलाता है। शराब, हशीश, कोकीन, एलएसडी, हेरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा आदि मादक पदार्थ हैं। मादक पदार्थों के लक्षण एवं प्रभाव। उत्तेजना कोकीन, कैफीन, मेथेड्रीन निद्रा दूर भागना, उदासी मिटाना, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि, स्नायु मंडल का क्रियाशील करना। निश्चेतक मतलब हीरोइन का क्या काम होता है? ऊंघाना, उनिंदा करना, चिंता समाप्त करना, उदासी मिटाना, भूख ना लगना। अवसादक नेम्बुटॉल सोने की इच्छा होना, असहज अनुभव, केंद्रीय स्थायु मंडल प्रभावित होना, शांति का अनुभव होना, पीड़ा शाम। भ्रमोत्पादक मौरिव एलएसडी वास्तविकता से दूर जाना, दिन में सपने देखना आदि। मादक द्रव्यों के व्यसन से निम्नलिखित सिद्धांत संचालित होते हैं। पहला है शारीरिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1910 के दशक में मॉर्डोन्स स्किलवर्थ निम्बिच ने किया। यह सिद्धांत शारीरिक रोगों व दोषों के निदान के रूप में इसकी बात करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसके अंतर्गत प्रबलीकरण अब सिद्धांत अब्राहम बिलकर, व्यक्तित्व का सिद्धांत चेर व वेल्स, शक्ति सिद्धांत डेविड मैक्लीलैंड, क्षीण स्व सिद्धांत स्टेनन, पीले आदि सिद्धांत सम्मिलित है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस सिद्धांत से हॉवर्ड बेकर एरिक्सन जुड़े हुए हैं अर्थात लेबलिंग सिद्धांत को सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिस्थिति समाज की व्यवस्था व्यक्ति को मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न संपर्क सिद्धांत सदरलैंड का जो है सामाजिक सीख सिद्धांत एकर्स एवं वर्गेस का आते हैं। तनाव सिद्धांत इसको दिया था रॉबर्ट मर्टन ने मतलब स्ट्रेन थ्योरी। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादक देशों के बीच में स्थित है। इसके एक और सुनहला त्रिकोण मतलब गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड और लाओस है। तो दूसरी ओर सुनहला चांद मतलब गोल्डन ग्रेस्कॉट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान स्थित है। इसलिए यहाँ इनका उत्पादन ना होते हुए भी भारत मादक द्रव्य का शिकार है। सरकार द्वारा इसको रोकथाम के लिए समय समय पर प्रयास किया जाता रहा है लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई है। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड अफीम की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। भारत सरकार ने 1985 में मादक पदार्थों की
तस्करी की रोकथाम तथा व्यसनियों से संबंधित कानून द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लागू किया गया। इसके अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी घोर अपराध है। इसका उल्लंघन करने वाले को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये याद कर लीजिएगा। ये कब आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे गरीबी मतलब निर्धनता के बारे में, पॉवर्टी। निर्धनता के संबंध में ब्रिटिश इतिहास व नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि गरीबी निर्धनता का सबसे बुराई और सबसे बड़ा अभिशाप है। यह शहर के शहर बर्बाद कर देता है, महामारी के रूप में फैलती है, हर उस व्यक्ति की आत्मा को कमजोर कर देती है जो किसी भी प्रकार से इससे प्रभावित है। गोडार्ड का कहना है कि निर्धनता उन व्यक्तियों की अपर्याप्त पूर्ति की वह दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन गिलिन और गिलिन के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं रख पाता है, उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग बनाए रखा जा सके। निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। सरकारी आकलन के अनुसार आज़ादी के 65 से 66 वर्षों बाद भी भारत की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन स्तर जी रही है। शायद यही कारण है कि भारत इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। योजना आयोग के द्वारा गरीबी की माप के लिए ऊर्जा को आधार माना गया। यह कहा गया कि गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग प्रति व्यक्ति दिन करते हों तो उसे गरीब माना जाएगा। वर्तमान समय में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापक के रूप में 26 रुपये गाँवों में और 32 रुपये शहर में प्रति व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। हालांकि यह विवादित है। निर्धनता रेखा 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर निश्चित की जाती है। किसी भी देश की निर्धनता की माप 3 आधारों पर किया जाता है। पहला राष्ट्रीय आय के आधार पर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तीसरा प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के आधार पर। गरीबी को 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला है सापेक्ष गरीबी, दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न आय वर्ग चतुर्थांश दशांश के संबंध में आय संबंधी अनुमान लिए जाते हैं। सापेक्ष गरीबी से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि गरीबी लोगों की मात्रा क्या है। इस कमी को दूर करने के लिए हम निरपेक्ष गरीबी की बात कर सकते हैं। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO के प्रथम महानिदेशक R. वॉर्ड ने 1945 में किया। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत सरकार द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 6ठी पंचवर्षीय योजना में सरकार का उद्देश्य गरीबी को हटाना हो गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धियों तथा आय के आधार पर मानक माना गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक दिया था। किस आधार पर दिया था? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धियों और आय के आधार पर। यह एक प्रकार से निर्धनता का सूचक माना गया। UNO द्वारा मानव निर्धनता सूचकांक भी जारी किया गया। इसमें 3 सूचक माने गए हैं। पहला है कम उम्र में मृत्यु का संभावना, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का अभाव, तीसरा है निरक्षर संख्या का प्रतिशत। स्वास्थ्य
सुविधाओं एवं पेयजल, पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धि के कारण निम्नतर जीवन स्तर, निर्धनता के कारण के रूप में विद्वानों द्वारा कई कारण बताए गए हैं, जिनमें व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक प्रमुख हैं। गुन्नार मिडल का कहना है कि धर्म और उस पर आधारित जाति भारत में निर्धनता का प्रमुख कारक है। धर्म से लोग निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि वे भाग्य के भरोसे होते हैं, जबकि जाति में उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों को ऊपर उठने से रोका जाता है। के.एम. पडिक्कर अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स में भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियों तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को मानते हैं। गरीबी को दूर करने का प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही होते रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना से इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई। पहला है लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत किसान 1969 में चलाया गया था। दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान IRDP। यह कार्यक्रम परीक्षण के तौर पर 2 अक्टूबर 1978 में लागू किया गया, लेकिन 1980 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इसे 1980 ही माना जाएगा। तीसरा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसिम 15 अगस्त 1979। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना 1977। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के रूप में 1977 में प्रारंभ की गई थी। पांचवा है अंत्योदय योजना। सर्वप्रथम अंत्योदय शब्द का प्रयोग डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्वारा 1977 में किया गया था। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंतिम व्यक्ति को ध्यान देना। अंत्योदय योजना के रूप में सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 1977 को लागू किया गया। छठा है न्यूनतम आवश्यकता परियोजना। यह गांव में प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, बिजली आदि में सुधार से संबंधित थी, जो 1980 में लागू किया गया था। सातवां है जवाहर रोजगार योजना, अप्रैल 1989 में आया था। आठवां है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 2 अक्टूबर 1993 में आया था। नौवां है ड्वाकरा। यह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों से संबंधित था, जो 1993 में लागू हुआ था। 10वां है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह गांव के विकास का व्यापक कार्यक्रम था, जो 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व में चली आ रही 6 योजनाओं को समाहित कर दिया गया। IRDP द्वारका, ट्राइसिम, सितरा, 10 लाख कुआं योजना, गंगा कल्याण योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इससे सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वरोजगारी कहे जाते हैं। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, जैसे इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक निश्चित अवधि 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। दूसरा, योजना में दी गई धनराशि केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 75 और 25, मतलब 75 जो है ये केंद्र का है, ठीक है, देन ये क्या है, राज्य का है। हाँ, इस योजना के 2 प्रमुख घटक हैं, एक है एक्टिविटी क्लस्टर, दूसरा है ग्रुप क्लस्टर। प्रत्येक विकासखंड को 4 या 5 मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है, जो स्थानीय संसाधनों का ध्यान रखते हुए विकास का मानक तय करे। ग्रुप अप्रोच का संबंध गरीबी को संगठित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। 11 है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो 1 अप्रैल 1999 को आई थी। 12वां है अंत्योदय अन्न योजना, 25 दिसंबर 2000 में आया था। स्वर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। यह योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू हुआ। इसके अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा संपूर्ण रोजगार योजना को शामिल किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2009 में। पहले इसका नाम 2006 में क्या था? नरेगा था। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी और बेकारी के बारे में, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो बेरोजगारी भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है। हालांकि यह अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, लेकिन यह समाज को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे सामाजिक समस्या माना जाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है
जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता है, इच्छा भी है, फिर भी उसे परिश्रम करने योग्य काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी वह परिस्थितियां हैं जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वेतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं है। गोपाल दास ने बेरोजगारी को अनैच्छिकता निष्क्रियता की स्थिति बताया है। बेरोजगारी का अर्थ है 3 तत्वों से स्पष्ट होता है। एक है व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा है काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तीसरा है काम तलाशने का प्रयत्न करना चाहिए। बेरोजगारी के कारणों में व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आदि कई कारण हैं। कीन्स के अनुसार अधिक बचत और कम खर्चे को बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। यदि उपभोग के लिए खर्च अधिक किया जाता है तो अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है और इससे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन खर्च कम करने पर उपभोग की आवश्यकता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। वैसे तो बेरोजगारी के विद्वानों द्वारा अलग अलग स्वरूपों की बात कही गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बेरोजगारी के स्वरूप निम्नलिखित हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी। कई ऐसे उद्योग हैं जो वर्ष पर्यंत नहीं चलते, जैसे चीनी उद्योग। कृषि मजदूरों को भी मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। उद्योग धंधों के क्षेत्र में मंदी की स्थिति में जो कर्मचारियों की छटनी की जाती है उस प्रकार उत्पन्न बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी कही जाती है। अर्ध बेरोजगारी, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो योग्यता के विपरीत काम करना अर्ध बेरोजगारी है। कीन्स का कहना है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाए तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, मशीनीकरण से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी प्रौद्योगिकी बेरोजगारी है। कंप्यूटरीकरण के द्वारा जिन कर्मचारियों में छटनी होती है उन्हें प्रौद्योगिकी बेरोजगार कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को हे या निम्न देखना, अपनी योग्यता के अनुसार काम ना पाना शिक्षित बेरोजगारी है। भारत में यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। घर्षण बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में लोगों के बेरोजगार संबंधी अवसरों की जानकारी का ना होना, गतिशीलता का अभाव होना, मशीनों की टूट फूट एवं उद्योगों में कच्चे माल की कमी महत्वपूर्ण कारण है। खुली बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होते हैं, वे बेकार बैठे रहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं। चूंकि बेरोजगारी व निर्धनता एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, अतः ये सभी योजनाएं बेरोजगारी से भी जुड़ी हुई हैं जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित है, जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में लागू हुआ। इसमें सरकार द्वारा 20 बिंदुओं को चिन्हित किया गया था। इसका नाम 20 सूत्रीय कार्यक्रम पड़ा। 2006 में इसमें संशोधन किया गया, इसका नाम पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम रख दिया गया। दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यह 1 दिसंबर 1991 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत पहले से संचालित 3 योजनाएं, नेहरू रोजगार योजना निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा प्रधानमंत्री की समन्वित ग्रामीण उन्मूलन योजना को शामिल किया गया। तीसरा है जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, यह फरवरी 2002 में देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में चलाया जा रहा है। भारत निर्माण योजना, गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ 16 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में किया। इस योजना के अंतर्गत 7 क्षेत्रों को शामिल किया गया। ये 7 क्षेत्र हैं: सिंचाई, सड़कें, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार और निरक्षरता। अशिक्षा भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण समस्या है। यह निर्धनता और बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। साक्षर और निरक्षर का अंतर से ही निरक्षरता को स्पष्ट किया जा सकता है।
अक्षर को पहचानना उसके माध्यम से पढ़ने लिखने के योग्य हो सकता है, मतलब वह साक्षर है, जबकि निर्धर व्यक्ति बिना समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। भारत जनगणना आयोग 1991 के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा जो किसी भी भारतीय भाषा को समझ के पढ़ और लिख सके। निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ से ही प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी है। निरक्षरता को समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के निरक्षर को साक्षर करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण प्रक्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के उपकार्यक्रम के रूप में मई 1986 में यह प्रारंभ किया गया। एक पढ़ाए एक को इस कार्यक्रम का सिद्धांत वाक्य स्वीकार किया गया। इसका क्रियान्वयन विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय के छात्रों द्वारा कराई गई। तीसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना है। यूनेस्को द्वारा 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षर वर्ष मनाया गया। वर्ष 2000 से भारत सरकार द्वारा सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। इसका नारा है स्कूल चले हम दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे वेश्यावृत्ति मतलब प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है जो अति प्राचीन काल से समाज में प्रचलित रही है। यद्यपि कभी भी सामाजिक रूप से इसे स्वीकृति नहीं प्राप्त की मतलब यद्यपि इसे कभी भी सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। जियोफ्रे लिखते हैं कि वेश्यावृत्ति विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय है। यह तब से चला आ रहा है जब से लोगों की काम वासनाओं को विवाह और परिवार में सीमित किया गया है। क्लीनार्ड के अनुसार वेश्यावृत्ति एक भेद रहित तथा धन के लिए किया गया यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। वैसे तो वेश्याओं के कई स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन वे वेश्याएं रजिस्टर्ड होती हैं या जिस क्षेत्र में रहती है उसे लाल रोशनी क्षेत्र मतलब रेड लाइट एरिया कहा जाता है। समान भाषा में इसे कोठा भी कहा जाता है। इसके अलावा अप्रकट वेश्याएं, कॉल गर्ल्स, रखैल वेश्याएं, धार्मिक वेश्याएं भी पाई जाती हैं। भारत में धार्मिक वेश्याओं के रूप में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। वेश्यावृत्ति के कारणों में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, विलासी जीवन व्यतीत करने की लालसा आदि को प्रमुख माना गया। इससे समाज पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, जैसे नारी जाति का अपमान, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, नैतिक पतन, यौन रोग आदि प्रमुख है। वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। भारतीय पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में इन्हें अप्सराएं कहा जाता था। केंद्र सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 1956 में एक कानून बनाया गया जिसका शीर्षक था स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 1956 सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 बनाया गया। यह अधिनियम 1 मई 1956 से लागू हुआ। इसमें वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध माना गया। कब लागू हुआ था? 1 मई 1956 को। यह कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति वेश्या की आय पर आश्रित रहेगा तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। महिलाओं के अश्लील चित्रण को रोकने के लिए 1986 में एक अधिनियम बनाया गया जो अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने अपराध के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की, मद्य व्यसन के बारे में पढ़ा, निर्धनता, बेरोजगारी सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है।
इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसे आप अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप ये बुक मंगा लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, देन इसका रिवीजन करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।